नमस्कार, आईएसडी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी समेत कई अन्य पर दर्ज हुआ मुकदमा। जी हां, एक भारतीय अमेरिकी डॉक्टर ने वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और बिजनेसमैन टाइकून गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर वाद दायर कराया है। यह वाद अमेरिका में 24 मई को दायर किया गया था। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने इन नेताओं के साथ कई अन्य लोगों को समन जारी किया है, जो इस साल की शुरुआत में भारत में उन्हें भेजे गए थे। न्यूयॉर्क के चर्चित भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने इसे व्यर्थ का मुकदमा करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम रेड्डी और गौतम अडानी के खिलाफ रिचमंड स्थित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर लोकेश वुयुरू ने यह वाद दायर किया है। केस में नामित अन्य लोगों में विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और चेयरमैन प्रोफेसर क्लास स्वाब भी शामिल है। बिना किसी दस्तावेजी सबूत के आंध्र प्रदेश से आने वाले इस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी, सीएम रेड्डी और बिजनेसमैन अडानी कई अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसमें अमेरिका में बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल शामिल है। भारतीय मूल के इस अमेरिकी डॉक्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार, पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल तथा अन्य मुद्दों को लेकर एक वाद दायर किया है। इस डॉक्टर ने यह वाद 24 मई को दायर किया था, जिसके बाद अदालत ने 22 जुलाई को समन जारी कर दिए थे। भारत में उन्हें यह समन 4 अगस्त को और स्वाब को स्विट्जरलैंड में 2 अगस्त को समन दिया गया। डॉक्टर लोकेश वुयुरू ने 19 अगस्त को अदालत के समक्ष समन प्रस्तुत करने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने कहा कि डॉक्टर के पास फिजूल का बहुत वक्त है। उन्होंने कहा कि यह व्यर्थ का मुकदमा है। अटॉर्नी रवि बत्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा कि लोकेश वुयुरू के पास बहुत खाली समय है। एक अमेरिकी सहयोगी और भारत को बदनाम करने तथा अपमानित करने के लिए 53 पन्नों की उनकी शिकायत हमारी संघीय अदालतों के अनुचित उपयोग करने जैसा है। बत्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा, कोई भी वकील इस टॉयलेट पेपर शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी तक नहीं हुआ, क्योंकि यह व्यर्थ का मुकदमा है। अगली खबर भारतीय मूल के सीईओ से जुड़ी है। गूगल, ट्विटर जैसी कई बड़ी कंपनियों के बाद अब एक और दिग्गज इंटरनेशनल कंपनी स्टारबक्स ने भी एक भारतीय को अपना सीईओ चुना है। ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स ने गुरुवार को भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने की अनाउंसमेंट की है। स्टारबक्स ने कहा है कि लंबे समय से पेप्सिको के एग्जीक्यूटिव रहे लक्ष्मण नरसिम्हन लंदन से सिएटल में आने के बाद 1 अक्टूबर 2022 को स्टारबक्स में शामिल होंगे, क्योंकि स्टारबक्स सिएटल में बेस्ड है। लक्ष्मण नरसिम्हन 1 अप्रैल 2023 तक स्टारबक्स के इंटरिम सीईओ हावर्ड के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद लक्ष्मण अपना सीईओ रोल अपनाएंगे और कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे। हावर्ड शुल्त्ज ने कहा कि लक्ष्मण नरसिम्हन कंपनी को लीड करने के लिए बेस्ट है। नरसिम्हन का मैच्योर और इमर्जिंग मार्केट दोनों में ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। जैसा कि मुझे उन्हें जानने का मौका मिला है, यह स्पष्ट हो गया है कि वे ह्यूमैनिटी में इन्वेस्ट करने के हमारे जुनून और हमारे पार्टनर्स, कस्टमर और कम्युनिटीज के लिए हमारे कमिटमेंट को आगे ले जाएंगे। शुल्त्ज लंबे समय तक स्टारबक्स के सीईओ रहे थे, जिन्होंने 1987 में स्टारबक्स को खरीदने के बाद इसे आगे बढ़ाया। पूर्व सीईओ केविन जॉनसन के रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद शुल्त्ज मार्च में कंपनी के इंटरिम सीईओ बने। शुल्त्ज अब नरसिम्हन के पदभार संभालने के बाद भी कंपनी के बोर्ड में शामिल रहेंगे। 55 साल के नरसिम्हन यूके बेस्ड कंपनी रैकेट के सीईओ थे। रैकेट ने गुरुवार को नरसिम्हन के अचानक कंपनी छोड़ने की अनाउंसमेंट की थी। इस अनाउंसमेंट के बाद रैकेट के शेयर में 5% की गिरावट देखने को मिली थी। इससे पहले नरसिम्हन ने पेप्सिको में सीईओ
ग्लोबल चीफ कमर्शियल ऑफिसर समेत कई लीडरशिप रोल निभाए थे। नरसिम्हन ने पैक्सिको के लैटिन अमेरिका, यूरोप और सब सहारन अफ्रीका ऑपरेशंस के सीईओ के पद पर काम किया था। नरसिम्हन कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी में सीनियर पार्टनर थे, जहां उन्होंने यूएस, एशिया और इंडिया में अपने कंज्यूमर, रिटेल और टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस पर फोकस किया था। नरसिम्हन ने भारत में पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में द लॉडर इंस्टीट्यूट से जर्मन और इंटरनेशनल स्टडीज में मास्टर डिग्री ली थी। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी मास्टर्स किया था। अगली खबर विवेक अग्निहोत्री से जुड़ी है। जब सिनेमाघरों में विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस फिल्म के जरिए विवेक कश्मीरी पंडितों के 32 साल पुराने दर्द को बड़े पर्दे पर उतारने में कामयाब होंगे। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के पलायन की खौफनाक हकीकत दिखाई गई। हालांकि जैसे ही कश्मीर फाइल रिलीज हुई तो लोगों के बीच बहस शुरू हो गई कि कश्मीरियों का दोषी कौन है। इन सब के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले पर अब विवेक अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट किया, जिसमें सुनवाई की मांग को खारिज करने पर दुख जताया। विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक बार फिर न्यायपालिका ने कश्मीर में हिंदू नरसंहार के पीड़ितों को निराश किया है। एक बार फिर कश्मीर के हिंदू अल्पसंख्यक के लिए राइट टू जस्टिस नहीं है। विवेक अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने आज के दिन को बेहद ही जरूरी बताया। विवेक ने अपने ट्वीट में एक मीडिया हाउस का पोस्ट शेयर किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की फोटो के बगल में कश्मीर का मैप और इस मैप में द कश्मीर फाइल्स लिखा हुआ है। इसके साथ इन्होंने लिखा था, आज न्यायपालिका का एसिड टेस्ट है। बता दें कि गैर सरकारी सामाजिक संगठन वी द सिटीजन द्वारा दाखिल जनहित याचिका में 1990 से 2003 के बीच कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों और सिखों की हत्या और अत्याचार की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग की गई थी। याचिका में हाल के महीने में कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडितों की हत्या की जांच करने की भी मांग की गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक सिरफिरे आशिक ने एक लड़की के माता पिता को सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। आरोप है कि मुस्लिम युवक हिंदू परिवार की लड़की को साथ भेजने के लिए परिजनों पर दबाव बना रहा था, और जब लड़की के परिजनों ने युवक का विरोध किया और लड़की को उसके साथ भेजने से मना कर दिया, तो उसने लड़की के पिता और भाई का सिर तन से जुदा करने की धमकी दे दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना बागपत जनपद के खेकड़ा थाना क्षेत्र के कस्बे की है। यहाँ एक हिंदू लड़की को मुस्लिम सिरफिरे युवक अजीज ने परेशान कर रखा है। लड़की के पिता राजेश शर्मा ने तहरीर देते हुए बताया कि युवक लड़की को उनके साथ भेजने का दबाव बना रहा था। जब हमने मना किया तो उसने हमारा सिर कलम करने की धमकी दी और लड़की के अश्लील फोटो वायरल करने की बात कही। पीड़ित परिजन इस घटना के बाद थाने पहुंचे और पुलिस से इस मामले की शिकायत की और युवक पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 506-67A IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले पर अभी तक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आरोपी अजीज गाजियाबाद जिले के लोनी का रहने वाला है। अगली खबर बिहार से है। भले ही देश में 3 तलाक का कानून बन गया हो, लेकिन 3 तलाक का मामला खत्म नहीं हो रहा है। ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला पर 3 तलाक के बाद हलाला के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिला के ससुराल वालों का कहना है कि उसका देवर या नंदोई से हलाला के बाद उसकी फिर से पति निकाह कराई जाएगी, तब वह ससुराल में रह पाएगी। महिला ने हलाला से इनकार कर दिया है और इसकी शिकायत थाने में की। साथ ही महिला ने मानवाधिकार के पास भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। महिला ससुराल में रहने के लिए पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद महिला ने सकरा थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर इधर मानवाधिकार आयोग की टीम जांच के लिए पहुंची।
महिला ने थाने में 26 अगस्त को मामला दर्ज कराया था। आपको बता दें कि महिला का पति कोलकाता में रहता है, वह वहां व्यवसाय करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला को उसके पति ने पंचायत के सामने 3 तलाक दिया था, जिसके बाद पुलिस पंचायत में शामिल लोगों का बयान दर्ज कराएगी। महिला ने मामले में ससुर, सास, ननद और देवर को आरोपी बनाया है। महिला का आरोप है कि उसका ससुर भी उस पर गंदी नजर रखता है। मामले में महिला ने बताया कि शादी के बाद वह ससुराल में ठीक से रह रही थी। इस दौरान उसे एक बेटा हुआ। इसके बाद उसके पति 10 लाख रुपए नगद और 5 भर सोना दहेज में लेने के लिए बार बार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति के साथ ससुराल वाले भी प्रताड़ित करते थे। अप्रैल 2021 में पिता ने ससुराल में सुलह के लिए पंचायत बुलाई। इसी पंचायत में पति ने 3 तलाक दे दिया। उसके बाद ससुराल में रहने के लिए ससुराल वालों ने हलाला की शर्त रखी है। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 तलाक कानून के बाद भी अगर इस तरह की घटना सामने आ रही है तो इन पर शिकंजा कैसे कसी जाए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। शुभ रात्रि।